गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 और कक्षा 9 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आप लोग गति को आज आसानी तरीक़ा से कवर करेंगे। तो गति के बारे में जो भी डाउट होगा, सारे डाउट को आज हम पूरी अच्छी तरीक़ा से ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए, आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें वीडियो को। ध्यान दीजिए, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है गति मोशन, जो कि कक्षा 9 का यह पहला चैप्टर है। इसको आप आसान तरीक़ा से पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो में आप लोग पूरा बढ़िया तरीक़ा से देख लेंगे कि गति क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ पर आप देखिए, कोई व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति का यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ, और यह व्यक्ति गति कर रहा है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिंदु, एक बिंदु मैंने ए मान लिया है, और इस बिंदु के सापेक्ष जब गति करके यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह गति कर रहा है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी गतिमान वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष जब अपनी अवस्था परिवर्तन करे तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यह कोई बिंदु है, और इस बिंदु के सापेक्ष, यही बिंदु है और मैं एक क्या हूँ? वस्तु हूँ या गतिमान वस्तु हूँ। तो कोई भी गतिमान वस्तु जब अपना किसी बिंदु के सापेक्ष अवस्था का परिवर्तन करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको गति बोलेंगे। अब देखिए, यह बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष मैं ऐसे चल के यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? गति कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बस होती है, गति करती है ना। देखिए, अगर बस गति करती है तो वो भी किसी बिंदु के सापेक्ष करती है। देखिए, जब बस चलती है तो इसकी जो वस्तुएं होती हैं वो अपने आप को पीछे छोड़ती हुई जाती है कि नहीं जाती है? तब आप लोग देखते हैं, बस जहाँ से चलती है वहाँ से सारी वस्तुओं को पीछे छोड़ती हुई आगे जाती है। तब आप कहते हैं कि किसी बिंदु के सापेक्ष बस क्या कर रही है? गति कर रही है। आगे देखिएगा, कोई व्यक्ति चलता है, कोई जंतु चलता है, कोई पक्षी भी उड़ता है, तो वह किसी बिंदु के सापेक्ष गति करता है। तब आप कहते हैं कि यह गति कर रहा है। नहीं तो अगर जितना तेज कोई व्यक्ति चल रहा है उतना आप भी चलेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि हम मोशन अवस्था में हैं, गति अवस्था में हैं या विराम अवस्था में हैं। तो आप लोग देखिएगा, यह गति का डेफिनेशन होता है किसी बिंदु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अवस्था में परिवर्तन करे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो वह उसकी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। कोई भी वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करे तो उसको वह क्या कहलाती है? गति करती हुई कहलाती है। जैसे दौड़ता हुआ लड़का हो गया, चलती हुई बस हो गई, चलती हुई कार हो गई, चलती हुई मोटरसाइकिल हो गई, और चलती हुई बैलगाड़ी हो गई, उड़ते हुए पक्षी हो गए और उड़ती हुई जहाज हो गई। सब किस अवस्था में रहेगी? गति अवस्था में। किस अवस्था में रहेगी? गति अवस्था में। इस भी बात को आप लोग ध्यान तरीके से देखेंगे और समझेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग, मुझे आशा है कि अब आप जान चुके होंगे गति क्या होती है। तो किसी बिंदु के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। अब गति में पहली गति प्रकार में जब आप लोग पढ़ेंगे तो प्रकार में आपको बताया जाएगा, पहली गति होती है सरल रेखीय गति। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? ध्यान से देखिए, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं एक सरल रेखा, जो एक सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? एक सरल रेखा। इस बिंदु को आप लोग ए मान लीजिए और इस बिंदु को आप लोग क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो कोई भी गतिमान वस्तु, जैसे मान लीजिए व्यक्ति ही मैंने ले लिया और यह एक लड़का है जो गति कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो कोई भी जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, सरल मतलब क्या होता है? एक सीधी, और रेखी मतलब रेखा, ठीक ना। तो सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? सरल रेखा। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। जब कोई भी गतिमान वस्तु, डिफिनीशन सुनिए, जब कोई भी गतिमान वस्तु एक सरल रेखीय गति करे, एक सीधी रेखा में गति करे, एक सरल रेखा पर गति करे, एक सीधे मार्ग पर, एक सीधे रास्ता पर, एक सीधे पथ पर चले, तो उसकी गति कहलाएगी सरल रेखीय गति। क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। ये भी बात को आप लोग समझ गए होंगे और जान चुके होंगे। आगे आप लोग देखिएगा, 2 नंबर पे आपका आता है वृत्ताकार गति। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 नंबर पर आएगा आपका वृत्ताकार या वृत्तीय गति। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं वृत्तीय गति। तो ध्यान दीजिए,
वृत्तीय गति का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। जो आप लोग सर्कल पढ़े होंगे, एक ऐसा गोल वृत्त होता है कि नहीं होता है, और एक इसका केंद्र होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वो बोलते हो। यही तो आपका केंद्र होता है, यही तो आपका केंद्र होता है। अब देखिएगा, सरल रेखी गति में आपने पढ़ा, जब सीधी रेखा में कोई वस्तु गति करे तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाएगी। यहीं पे अब इसको मैं मिटाकर आप लोगों को वृत्तीय गति बताऊंगा। तो यह जो व्यक्ति होगा अब सरल रेखा में गति न करके किस पर गति करेगा, एक वृत्त पर गति करेगा, तो इसकी गति कहलाएगी वृत्तीय गति। मतलब कोई भी वस्तु, सुन लीजिए डेफिनेशन, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ मतलब उसके परिधि पर गति करेगा, कोई भी गतिमान वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करेगा, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे आप लोग मेलों में देखते हो, चक्री पर जो झूले होते हैं उस पर बैठकर आदमी को चारों तरफ घुमाया जाता है, तो चक्री की गति क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। दीपावली के समय में आप लोग चक्री का प्रयोग करते हो, तो जो चक्री नाचती है ऐसे गोल गोल, तो वह कौन सी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। साइकिल का आप लोग पहिया देखते हो, वह कैसी गति करता है, तो धुर्रा के साथ वो वृत्तीय गति करता है। मोटरसाइकिल का पहिया वृत्तीय गति करता है। किसी कार का, बस का पहिया कैसा गति करता है, वृत्तीय गति करता है। पंखा कौन सी गति करता है, तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करता है, तो वह गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। जब कोई भी वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। आगे देखिएगा, आगे आपको मैं बताऊंगा दोलन गति। गति के प्रकार में आप लोग पढ़ रहे हैं, पहला सरल रेखी गति पढ़े, सीधी रेखा में गति, वृत्तीय गति, एक बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ गति जब करेगा तो वह क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। आगे देखिएगा 3 नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग दोलन गति। क्या पढ़ेंगे, दोलन गति, दोलन गति। अब देखिएगा दोलन गति क्या होती है, दोलन आप लोग इसको, दोलन को एक ट्रिक के तहत आप लोग इसको थोड़ा तोड़िए, मड़ोड़िए इसके नाम को। दोलन को झोलन गति या झूला गति कह लीजिए। क्या गति कहेंगे आप लोग, झूला गति। तो दोलन गति जो होती है, ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनीशन यही कही जाती है, जब किसी बिंदु के इर्द गिर्द, मतलब इस बिंदु के इधर इतना और इधर इतना, मतलब आसपास ऐसे गति हो, जब किसी बिंदु के सापेक्ष उसके आसपास ऐसे गति हो, तो इस गति को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, दोलन गति। जब किसी बिंदु के आसपास गति हो, जब किसी बिंदु के इधर उधर गति हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोलन गति। और दोलन गति का सबसे बेस्ट उदाहरण है घड़ी का पेंडुलम। क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम। तो घड़ी का जो पेंडुलम हो गया, और इसके बाद झूला झूलती हुई लड़की, झूला जो क्या करता है, देखते हैं आप लोग ना, झूला अगर यहाँ पे टंगा होता है तो वह इधर इतना दूर तक जाएगा और इधर इतना दूर तक जाएगा, तो झूले की गति दोलन गति कहलाती है। जब कोई भी गतिमान वस्तु अपने निश्चित पथ का बार बार अनुसरण करे तो उसकी गति कहलाती है दोलन गति। दोलन गति क्या हो गया, समझ में आ गया। अब दोलन गति, कोई भी गतिमान कण या कोई भी गतिमान वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, मतलब एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर अपने मार्ग को बार बार दोहराए, मतलब उसके इर्द गिर्द गति करे, तो उसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। क्या दोलन गति कहलाती है, दोलन गति। तो देखिए, आपको बताया गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इतने चीज़ को देखना है। फिर इसके बाद आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा जो गति संबंधित इम्पोर्टेंट परिभाषा है, और इम्पोर्टेंट परिभाषा में पहली परिभाषा आती है दूरी, डिस्टेंस। जो आप लोग देखेंगे दूरी डिस्टेंस। जो दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी आपको बताने के लिए बताना होगा, किसी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बिंदु को मैंने ए मान लिया और दूसरे बिंदु को मैंने बी मान लिया, तो दो बिंदुओं, एक ए बिंदु है और एक ए बिंदु है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। बस यही आपका डिफिनीशन हुआ। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और दूरी का जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर। इसको यम से दर्शाते हैं। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और ध्यान दीजिएगा, दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो यह एक
अदिश राशि है। ये भी बात आप लोग ध्यान देंगे। आगे आप लोगों को यहीं पे मैं बताऊंगा विस्थापन, और दोनों चीज़ों को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से जब समझाऊंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। मीटर को यम से दर्शाते हैं और दूरी को डिस्टेंस या अर्थात डी से दर्शाते हैं। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन ये होता है कि प्रारंभिक, ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक और अंतिम, ध्यान दीजिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन जो है आपका कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक, जिस तरह दूरी को मीटर में मापते हैं उसी तरह विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। दूरी और विस्थापन आपने देख लिया। अब देखिएगा डायग्राम के माध्यम से जब आपको बताऊंगा तो दोनों चीज़ें बहुत आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाएगी, नहीं तो उस तरह आपको समझ में आने वाली नहीं है। देखिए एक कोई लड़का मैंने ले लिया और एक लड़का, ये यहाँ पे लड़का है और यह एक बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहा है। इस बिंदु को मैंने इसका होम घर मान लिया है, ठीक है, इसका घर मान लिया। और यहाँ पर मैंने इसका विद्यालय मान लिया है, विद्यालय। और ये लड़का को यहाँ से घर से ऐसे घूमकर ऐसे यहाँ पर जाना पड़ता है। तो घर से देखिए उसका रास्ता ऐसे जा रहा है। तो आपको यही बताऊं कि दूरी क्या होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो जो रास्ता चलेगा ना वही पूरा इसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। मान लीजिए इसके घर से इसके विद्यालय का दूरी जो है कितना है, 10 किलोमीटर। कितना हो गया, 10 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, किलोमीटर, अच्छा मान लो किलोमीटर, चलो किलोमीटर, ये भी तो राशि ही है, ये भी तो मीटर, दूरी का ही तो पैमाना है, किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी 10 किलोमीटर है, यह इसकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी इसका ऐसे ऐसे घूमकर जाता है तो यह इसकी दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन में मैं बताया हूँ यह इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है और यह इसका क्या है, अंतिम बिंदु है। तो मैं यही बोला हूँ कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी आप लोग देखिएगा डायरेक्ट एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका विस्थापन होगा, जो न्यूनतम दूरी होगी, यह इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी विस्थापन दूरी से क्या होता है, कम होता है। रियर केस में जैसे मान लीजिए, ये बात आप लोग समझ गए ना, रियर केस में जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो ये कोई वस्तु है ए और ये बी बिंदु है, और इसके बाद यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति ले लिया और यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इसका दूरी अगर 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी है तो इसमें दूरी भी 5 किलोमीटर होगा और विस्थापन भी कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो इस स्थिति को देखते हुए एक बात कही जाती है, जो ऐसे एक पॉइंट को लिखा जाता है कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन के, मतलब दूरी जो होती है वह बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के। हर जगह दूरी जो होगी वह बड़ी होगी और विस्थापन जो होगा वह छोटा होगा। रियर केस ऐसा आएगा जिसमें दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो ये चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर, ठीक ना, बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है दूरी, ठीक ना। दूरी बड़ी होती है विस्थापन से या रियर केस में बराबर भी हो जाती है। ये बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, जैसे इस वाले बिंदु में आप लोग देखेंगे तब, ठीक ना। तो अब आप लोग देखेंगे, इतने बात को देखने के बाद एक बात और कही जाती है कि किसी भी वस्तु की दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु की दूरी धनात्मक होगी, इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कोई वस्तु दूरी तय की है तो मतलब वह धनात्मक दूरी तय की है। लेकिन विस्थापन जो होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। सुन लीजिए मेरी बात कि आप लोग यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे गए ना, तो ये तो मान लीजिए धनात्मक आपका
विस्थापन हुआ। लेकिन अगर मान लो ऐसे ऐसे गए और ऐसे ऐसे आकर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिर आ गए, मतलब यहाँ से ऐसे गए और घूमते हुए फिर विद्यालय से, मान लो विद्यालय से ऐसे घूम कर इसी रास्ते को धर के आप आए हो ना, तो अब पूछेगा कि आपका विस्थापन कितना है, तो आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 किलोमीटर होगा कि नहीं। लेकिन दूरी 0 किलोमीटर होगा नहीं। जब आप यहाँ से यहाँ गए हो तो ये 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ आए हो तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। आने में जाने में जाने की लंबाई और प्लस के आने में लंबाई, तो जाने में 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आने में, तो पूरा आपने दूरी कितना तय किया, 20 किलोमीटर। लेकिन तब आप विस्थापन कितना तय करेंगे, यहाँ से गए थे यहाँ आ गए तो कितना आपका विस्थापन हुआ, अपनी जगह से आप कितना विस्थापित हुए, 0 किलोमीटर हुए कि नहीं। लेकिन कभी कभी देखिएगा कोई वस्तु यहाँ से चलकर और ऐसे ऐसे चलकर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आ जाए, तो आप देखिएगा यह बिंदु आप देखेंगे और इधर का आप लोग विस्थापन, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा। और इसको निकालेंगे तो विस्थापन आपका किस में चला जाएगा, माइनस में, ऋण में आपका विस्थापन चला जाएगा। समझ में आया मेरी बात। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, आपका मीटर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आगे अब हम देखेंगे चाल क्या होता है। दूरी और विस्थापन में किसी को दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। आगे अब हम देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं चाल क्या होता है। चाल को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक ना। और इसकी परिभाषा देने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है, दूरी बटा के समय। तो एक कोई भी वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी चलेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। कोई भी गतिमान वस्तु, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी वह उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी वह उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ऐसे बोलिए, कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय का मतलब 1 सेकंड का बात कहा गया है। 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करे वही उसकी चाल कही जाती है। और चाल का मात्रक आपको निकालना होगा। चाल का आप लोग मात्रक निकालना सीख जाइए। चाल का मात्रक बराबर होगा दूरी का मात्रक और बटा के क्या होगा, समय का मात्रक। क्या, समय का मात्रक। और आप लोगों को निकालना है किसका, चाल का मात्रक। दूरी का मात्रक आप लोगों को पता है, अभी बताया हूँ। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और बटा में समय का मात्रक क्या होता है, आप लोग मूल राशि में पढ़े हैं, क्या होता है, सेकेंड। तो दूरी का मात्रक चाल का मात्रक आपका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग लिखेंगे मीटर। और जब बटा को इंटू लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। और कोई भी राशि नीचे से ऊपर जाती है तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मीटर इंटू सेकेंड का इन्वर्स, या इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे तो यम इंटू सेकेंड को SCC -1, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो चाल क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है, दूरी बटा के समय। ये बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला अब मेरा पॉइंट है एक समान चाल, है ना, एक समान चाल। अगला देखिए, चाल में अब आपको पढ़ना है कि एक समान चाल किसे कहते हैं। तो जब एक समान चाल की बात कही जाएगी, एक समान चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा के समय। ऐसे आप लोग लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो एक समान जब चाल किसी भी गतिमान वस्तु की होगी, जैसे मान लीजिए इंसान ही है, जब वो एक समान चाल से चल रहा है, जैसे कोई गाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है या 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो समान समय में समान दूरी तय करेगी ना। ये बात आपको कहा जाएगा एक समान चाल किसे कहते हैं। तो जब कोई भी गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कही जाएगी। जब कोई भी गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल कही जाएगी एक समान चाल। क्या कही जाएगी, एक समान चाल कही जाएगी। जैसे आप लोग डायग्राम में देखिए, ये बिंदु है और ये बिंदु है।
यहाँ से ए बिंदु है, यहाँ भी है बी बिंदु है, और यहाँ भी एक बिंदु है सी बिंदु है, और यहाँ एक बिंदु है डी बिंदु है। पूरी दूरी अगर आप लोग मान लेंगे तो पूरी दूरी जो होगी आपकी 12 किलोमीटर है। क्या है? 12 किलोमीटर है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ की दूरी 4, और यहाँ से यहाँ की दूरी 4, और यहाँ से यहाँ की दूरी 4, 4 4 8 4 12 किलोमीटर हो गया। और ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी को ये 5 मिनट में तय कर रहा है या 5 सेकंड में तय कर रहा है, सेकंड में ही मान लीजिए 5 सेकंड में तय कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 5 सेकंड में तय कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी 5 सेकंड में तय कर रहा है। तब आप कहेंगे जो ये गतिमान वस्तु है उसकी चाल एक समान चाल है। कोई भी गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कही जाएगी। उसकी चाल क्या कही जाएगी? एक समान चाल कही जाएगी। समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। कोई भी गतिमान वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कही जाएगी। ठीक ना? इसका भी मात्रक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और आगे चलते हैं। असमान चाल, ध्यान दीजिए, ये आप लोगों ने देखा समान चाल, और अब देखेंगे हम लोग असमान चाल। तो इसी का विपरीत हो जाएगा असमान चाल। असमान चाल क्या होता है? असमान चाल तो कोई भी गतिमान वस्तु, जैसे मान लीजिए यह पथ है और इसका बिंदु ए हो गया, इसका बिंदु बी हो गया, और इसका बिंदु सी हो गया, और इसका बिंदु डी हो गया। पूरी दूरी आप लोग वैसे ही मान लीजिए कि अगर 12 किलोमीटर की दूरी है, या 12 मीटर ही मान लीजिए, 12 मीटर की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ 4 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ 4 मीटर की दूरी, और यहाँ से यहाँ 4 मीटर की दूरी। अगर मान लीजिए 4 मीटर की दूरी दो सेकंड में तय कर रहा है, और यहाँ दूरी तय करने में, यही दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय ले रहा है, और यहाँ दूरी तय करने में अगर मान लीजिए 3 सेकंड का समय ले रहा है। जैसे आप सोचिए, जब आप अपने ऑफिस, विद्यालय या किसी बाजार में जाते हैं तो क्या आप एक समान चाल से जाते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता है। कहीं पे आप जाएंगे रास्ता खराब है तो आपकी चाल घट जाएगी, कहीं पे आप जाएंगे रास्ता सही है तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार चाल आपकी क्या होती रहती है? घटती बढ़ती रहती है। तो आप कौन सा चाल से चलते हैं? असमान चाल से चल रहे हैं। देखिए 4 मीटर ही दूरी 2 सेकंड में तय किया है, फिर 5 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय किया, फिर उसी दूरी को तय करने में 3 सेकंड लगा दिया। यहाँ पे वो दूरी उतना ही है, यहाँ पे 3 सेकंड का समय, यहाँ पे 5 सेकंड का समय, यहाँ पे 2 सेकंड का समय, मतलब समान दूरी को समान समय में तय नहीं कर रहा है, तो उसकी चाल क्या कही जाएगी? असमान चाल कही जाएगी। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये दूरी जो होगी असमान चाल, जो ये चाल होगी, जो स्पीड होगी असमान चाल स्पीड होगी। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा समान स्पीड, मतलब समान समय में समान दूरी चलेगा तो असमान चाल कही जाएगी, और समान समय में असमान दूरी तय करेगा या उसमें मतलब दूरी घटती बढ़ती रहेगी तो वह क्या कही जाएगी? असमान चाल कही जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और इस बात को आप लोग कवर करेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं देख रहे हैं कि आपके चैप्टर सिलेबस के अनुसार अब आगे का जो है औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, आगे आपके चैप्टर में दिया हुआ है। औसत चाल किसे कहते हैं तो इसको भी आप लोग लिखेंगे। जैसे आप लोग चाल लिखते थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, वैसे आप लोग लिख लीजिए चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी का मात्रक यहाँ पे आपको लिखे थे मीटर, और प्रति में समय का मात्रक क्या होता था? सेकंड। उसी तरह आपको यहाँ लिखना होगा औसत चाल बराबर, यहाँ भी होगा दूरी और बटा में यहाँ भी होगा समय, और बस दोनों के सामने लग जाएगा कुल और इधर भी लग जाएगा कुल। तो आप लोग इस प्रकार लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय होता है। ठीक ना? तो आप लोग देखिएगा कोई वस्तु होगा, यह असमान चाल का ही एक दूसरा रूप है। कोई भी वस्तु किसी दूरी को तय करने में कुछ और समय लेगा, किस दूरी को तय करने में कुछ और समय लेगा। तो जब सारे का आप लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड, मतलब पूरा का एवरेज स्पीड क्या होगा? मतलब आप समझ जाइए। जैसे कि मान लीजिए एक कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ वस्तु जा रही है, एक ए बिंदु, ये बी बिंदु, सी बिंदु और यहाँ पे डी बिंदु है। तो अगर मान लीजिए यह जो है 3 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी है,
और यहाँ पे आप लोग मानिए 4 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी तय करने में 5 मिनट का समय लगा रहा है, मिनट में लिखिए। और इधर दूरी को तय करने में 2 मिनट का समय लगा रहा है, 2 मिनट का समय लगा रहा है। और इधर का मतलब मिनट को आप लोग घंटा में बदल लीजिए तो किलोमीटर घंटा में आसान रहेगा। इसको घंटा में लिखिए, घंटा का समय लगा रहा है। और इसको भी लिखिए, घंटा का समय लगा रहा है। और इधर भी मान लीजिए 1 घंटा में, रास्ता सही है तो 1 घंटा में दूरी तय कर लिया। तो आप इसको लिखेंगे कुल दूरी और बटा के कुल लगा समय। तो कुल दूरी नापेंगे 3 + 5 और +4 और बटा के समय लिखेंगे 5 + 2 + 1। जोड़ेंगे 5 3 8 4 12 और बटा में 5 2 7 1 8। तो 8 से अब 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 दशमलव नियर अबाउट कुछ आएगा, वह आपकी औसत चाल कही जाएगी। मतलब यह वस्तु 3 किलोमीटर 5 घंटा में, 5 किलोमीटर 2 घंटा में और 4 किलोमीटर 1 घंटा में चला है। अगर वह एवरेज मतलब कुल दूरी को अगर 1 किलोमीटर नियर अबाउट कुछ जितना भी आएगा उतने की चाल से चलेगा तो यहाँ से यहाँ उतना ही समय में पहुँच जाएगा जितना समय यह पहला व्यक्ति असमान चाल से मतलब असमान चाल से चल के यह समय लिया है। तो यही आपकी क्या कही जाएगी, औसत चाल कही जाएगी। क्या कही जाएगी, औसत चाल कही जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, आगे आपके चैप्टर में है वेग। वेग क्या होता है, वेग को भी से दर्शाते हैं। और ध्यान दीजिएगा वेग जो होगा, वेग को भी से दर्शाते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन और बटा के समय। विस्थापन, इसका मात्रक अगर आप लोग निकालना का प्रयास करिए तो आपको बताए हैं ऊपर का मात्रक ऊपर लिखते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, यह लंबाई का दूसरा रूप है, इसका मात्रक मीटर और बटा में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। यही होता है वेग। वेग का परिभाषा अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप लिखेंगे एकांक समय में हुए विस्थापन को उसका क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। एकांक समय में कोई वस्तु जितना विस्थापित हो जाती है उसे ही उस वस्तु का क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। सुन लीजिए एक बार और भी ध्यान से, कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितना अधिक से अधिक विस्थापित हो जाएगी, विस्थापित होने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, वही उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, 1 सेकंड में मैं यहाँ पे आ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जितना अधिक से अधिक विस्थापित हो जाती है वही उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग को भी से दर्शाते हैं, विस्थापन को यश से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। भी बराबर यश अपान के टी हो गया, यह हो गया आपका वेग। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे आप लोगों ने औसत चाल पढ़े हैं उसी तरह आप लोग पढ़ेंगे औसत वेग। और औसत वेग बराबर होता है, आप लोगों को बता दूं, वही चीज़ कुल विस्थापन। जैसे कोई भी वस्तु कुछ समय लिए यहाँ से यहाँ आने में, फिर कुछ समय यहाँ से वहाँ जाने में ली, तो उस सभी का जब आप औसत वेग निकालेंगे तो यही होगा कि कुल विस्थापन बटा के कुल लगा समय। कुल विस्थापन और बटा के कुल लगा समय, विस्थापन होने में लगा समय, यही आपका कहा जाएगा औसत वेग। इसका मात्रक जो वेग का मात्रक होता है वही औसत वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे, ठीक ना। फिर आगे देखिएगा, आगे आप लोगों का अगला हेडिंग है त्वरण। क्या है, त्वरण। आप लोगों को न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल आपको हेडिंगें समझा रहे हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, ठीक ना। अब त्वरण होता क्या है, सुन लीजिए। जब कोई भी वस्तु गतिमान हो, ठीक ना, चले या रुके, ठीक ना, तभी भी सुन लीजिएगा। जैसे किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दर्शाते हैं और ए बराबर होता है भी अपान के टी, ठीक ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही होता है त्वरण, ठीक ना। अब वेग परिवर्तन मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा ए बराबर होगा अंतिम वेग मतलब भी और माइनस यू अपान के टी। तो मतलब देखिएगा जो भी कोई वस्तु रहेगी, कोई भी वस्तु गतिमान वस्तु मतलब वह वस्तु में मैं भी हो सकता हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं चलूँगा
तो चलूंगा तो मेरा वेग में परिवर्तन होगा ना, कभी मैं तेज चलूंगा, कभी मैं कम चलूंगा, तो मेरा विस्थापन कभी ज़्यादा होगा। जब तेज चलूंगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुंच जाऊंगा, विस्थापन मेरा जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब मैं धीरे चलूंगा तो मेरा विस्थापन धीरे होगा। तो किसी भी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में हुए परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को हुए त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और भी शुद्ध रूप से बोलेंगे तब तो एक सेकंड में कोई भी वस्तु, मतलब कि उसका प्रारंभिक अवस्था क्या है और अंतिम अवस्था क्या हो जा रही है, मतलब उसके वेग में जो परिवर्तन हो जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। और v का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और u का मतलब होता है v का मतलब होता है अंतिम वेग और v का मतलब u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। मतलब कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं ना। तो आप लोग को यहाँ पर अगर लिख दूं तो ध्यान दीजिए, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा के वेग परिवर्तन में लगा समय। वेग परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए आपको पता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अल्फाबेट पढ़ते हैं। अल्फाबेट में u और v, कितना लोगों को यही में दिक्कत हो जाता है। तो u और v में जो पहले आता है वह प्रारंभिक वेग है और जो बाद में आता है वह अंतिम वेग है। मतलब u पहले आता है तो u क्या है, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, u को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। और v को क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। क्या बोलेंगे, अंतिम वेग बोलेंगे। तो प्रारंभिक में से अंतिम को घटाते हैं कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, अंतिम बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे v माइनस यू बटा के टी और यही होता है त्वरण। तो वेग परिवर्तन की, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका डिफिनीशन यही होगा, एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं त्वरण का मात्रक, मतलब ए का मात्रक बराबर v का मात्रक, मतलब वेग का मात्रक v का मात्रक और बटा के t का मात्रक यही ना होगा। मात्रक निकालना आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मात्रक निकालने के लिए आपको नहीं बताया जाएगा आगे। तो ए का मात्रक होगा v का मात्रक। v का मतलब क्या होता है, वेग। v का मतलब क्या होता है, वेग। और वेग बराबर आपको पढ़ाया हूँ कि विस्थापन बटा के क्या होता है, समय। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और बटा में समय का मात्रक होता है सेकंड, होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वेग का मात्रक, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और बटा में समय का मात्रक, मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। अब देखिए मीटर बटा के सेकंड और पूरे का बटा के सेकंड। ध्यान दीजिए, अगर इसको आप लोग लिखेंगे तो यही नहीं लिखेंगे, मीटर बटा के सेकंड और पूरे के बटा के सेकंड, ठीक ना। और ध्यान दीजिए सेकंड के बटा कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो ऊपर का गुणा सबसे नीचे होता है और बीच का बीच से होता है, ऐसे समझ जाइए। तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऊपर को लिखिए, ऊपर का गुणा करेंगे, मीटर का यहाँ एक में गुणा होगा तो मीटर गुणे एक बराबर मीटर होगा। क्या हो जाएगा, मीटर। और बटा में देखिए यहाँ पे प्रति लगा लेंगे। और सेकंड गुणे सेकंड का मतलब क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मतलब मीटर को दर्शाते हैं यम से, प्रति को दर्शाएंगे सेकंड और इसको दर्शाएंगे स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं यम इंटू या सी मीटर इंटू सेकंड के पावर -2, जो इसका ये भी क्या होगा, मात्रक होगा, यूनिट्स होगी। तो आपको यहाँ तक त्वरण तक आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगली वीडियो में आप लोगों को यहीं पे बता दूं, त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक या मंदन। धनात्मक त्वरण और एक होता है मंदन।
या ऋणात्मक त्वरण इसको बोलते हैं। जब कोई इसी वस्तु में वेग बढ़ेगा, मतलब उसका वेग बढ़ेगा, मतलब उसका चाल बढ़ने लगे, वेग बढ़ने लगे, तो वह होगा आपका धनात्मक त्वरण। अब जब कोई वस्तु समय के साथ उसका वेग घटने लगे, तो वेग में परिवर्तन मतलब उसके मान में कमी आने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन या ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ठीक ना। तो आप लोग त्वरण तक आप लोगों ने समझ लिया। आप लोग न्यूमेरिकल जो है इसके पर आप लोग हल करेंगे और आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, और तब तक के लिए धन्यवाद।